नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का LNSRS के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और मैं आपके साथ उपस्थित हूं राजस्थान इतिहास की श्रृंखला में राजस्थान के एक और महत्वपूर्ण शासक को लेकर। रियासत है मेवाड़ और मेवाड़ के महान शासक राणा उदय सिंह जी, यानी कि इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह जी की। हम अच्छे से जानते हैं कि जो हमारे राणा उदय सिंह जी थे, इन्हें हम मेवाड़ के इतिहास में उदय सिंह द्वितीय के नाम से भी बुलाते हैं। तो सर, प्रथम उदय सिंह जी कौन से थे? प्रथम उदय सिंह जी थे महाराणा कुंभा के ज्येष्ठ पुत्र, जिन्हें हम उदयकर्ण अथवा उदय सिंह प्रथम के नाम से भी बुलाते हैं, यानी कि इन्हें हम उदय सिंह सेकंड कह सकते हैं, जो महाराणा प्रताप के पिताजी थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हमारे महाराणा उदय सिंह जी, सबसे पहली बात यह आती है कि सर महाराणा उदय सिंह का ड्यूरेशन कब से कब तक रहा? तो महाराणा उदय सिंह का ड्यूरेशन रहा था 1537 से लेकर 72 के बीच में। कई जगह हम पढ़ते हैं कि उदय सिंह जी का ड्यूरेशन 1540 से भी आरंभ किया जाता है। तो ये 1537 और 40 वाली जो कंफ्यूजन है वो बहुत जल्दी भी आज की क्लास में आपकी दूर हो जाएगी कि वास्तव में उदय सिंह जी का ड्यूरेशन 37 में काउंट करें अपन या फिर 40 से इनका ड्यूरेशन प्रारंभ करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। और हमारे जो उदय सिंह जी थे, इन उदय सिंह जी की अगर चर्चा की जाए तो जिस समय हमारे मेवाड़ में उदय सिंह जी का कार्यकाल चला है, यानी कि आप कह सकते हो 37 से 72 के बीच में, उस ड्यूरेशन में आपको इनके इक्वल राजपूताने में भी कुछ महान शासक देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दिल्ली और आगरा वाला जो पार्ट है, वहां पर भी आपको कुछ महत्वपूर्ण शासकों की चर्चा होगी। तो हमारे उदय सिंह जी के इक्वल आपको दिल्ली और आगरा वाले पार्ट में 4 टुकड़ों में 3 शासक देखने को मिलेंगे। 4 टुकड़े क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ड्यूरेशन तो 4 टुकड़ों में बटा है, लेकिन व्यक्ति 3 ही हैं जिन्होंने शासन किया था। तो पहला जो नाम हमारे सामने आ रहा है, यह है मुगल सम्राट बाबर का पुत्र, जिसे हम हुमायूं के नाम से जानते हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि 1530 से लेकर 40 के बीच में हुमायूं आपके पहले टुकड़े में भारत में शासक रहे थे। और जब 40 का ड्यूरेशन आया, तब यहां पर इनके कह सकते हो कि इनसे एक भयंकर वाला संघर्ष होता है फरीद अथवा शेरशाह सूरी का, जहां पे बिलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध लड़ा गया। और इस कन्नौज युद्ध के पश्चात हमारे हुमायूं की स्थिति निर्बल होती है, तो इन्हें यहां से भारत से पलायन करना पड़ गया। और जब ये भारत से पलायन करके गए, तब यहां पर ड्यूरेशन स्टार्ट हुआ फरीद का, जिसे हम शेरशाह सूरी के नाम से भी जानते हैं। मतलब बिलग्राम अथवा कन्नौज युद्ध के पश्चात दिल्ली में शासक कौन बना? तो शेरशाह सूरी। अगर शेरशाह सूरी की चर्चा करें तो यह शेरशाह वही है जो कि 5 जनवरी 1544 में आपके जोधपुर पे आक्रमण करने आए थे, मारवाड़ पे, जहां पे जेतरण का युद्ध लड़ा गया था। और इसके पश्चात अगले ही साल 1545 में जब शेरशाह सूरी आपके कालिंजर अभियान पे गए, वहां घेरेबंदी के दौरान कहते हैं बारूद में विस्फोट हो जाता है, और इसी कारण आपके शेरशाह सूरी की 1545 में मृत्यु हो गई। 1545 में मृत्यु होने के बाद शेरशाह सूरी के वंशज इतने प्रबल नहीं रहे कि वो आपके आगे की सत्ता संभाल सके। तब यहां पर वापस हुमायूं का कह सकते हैं कि भारत में ड्यूरेशन देखा जाता है, और 1556 तक हुमायूं भारत में शासक रहे। अगला जो शासक बना मुगल सम्राट अकबर, जो कि हुमायूं का पुत्र था, और इसका ड्यूरेशन प्रारंभ होता है 1556 से, जो कि 1605 तक काउंट किया जाता है। आप कह सकते हैं कि मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी के इक्वल दिल्ली और आगरा में 3 शासक देखे जाते हैं। पहला हुमायूं, दूसरा है शेरशाह सूरी, और तीसरा था वापस से मुगल शासक अकबर। यानी कि एक तो अफगान और 2 मुगलों के ड्यूरेशन यहां पर देखे जाते हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि सर हमारे उदय सिंह जी के इक्वल राजपूताने में भी कोई महान शासक और था क्या? तो रियासत आती है मारवाड़, और उस मारवाड़ में यहां पर शासक कौन थे? तो हम जानते हैं कि सदी के महान शासक राव मालदेव जी। मालदेव जी आप कह सकते हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्हें हम हशमत वाला शासक भी कहते हैं। और हमारे मालदेव जी 1562 तक शासक रहे हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि गंगा की मृत्यु के पश्चात 1562 तक जो ड्यूरेशन देखा जाता है, वो हमारे राव मालदेव जी का देखा जाता है। थोड़ा और आगे बढ़े कि सर हमारे उदय सिंह जी 37 में शासक बने थे, तो 37 में शासक बनने से पहले मेवाड़ में क्या चल रहा था? आप अच्छे से जानते हो कि जब बाबर आया था और बाबर ने राणा सांगा पर आक्रमण किया था, खानवा का युद्ध लड़ा गया, और उस खानवा युद्ध के पश्चात हमारे राणा सांगा जो थे, कहीं न कहीं आप कह सकते हो कि इनकी कालपी में जहर के कारण मृत्यु हो जाती है। और जब सांगा की मृत्यु हुई, तब यहां मेवाड़ की गद्दी पर आप कह सकते हो कि सांगा के ज्येष्ठ पुत्र राणा रतन सिंह जी शासक बने। लेकिन रतन सिंह जी का ड्यूरेशन बड़ा कम था, यानी कि 2 से 3 साल ही शासक रहे, 1528 से 31 तक।
अब 1531 में शासक कौन बना? तो रतन सिंह के छोटे भाई विक्रमादित्य जी शासक बने। और हम अच्छे से जानते हैं कि जो हमारे उदय सिंह जी थे, इनके ज्येष्ठ भ्राता के रूप में हम विक्रमादित्य जी को जानते हैं। विक्रमादित्य जी आपके 1531 से 36 तक शासक रहे। और जब आपके चित्तौड़ में 36 के लगभग आपके विक्रमादित्य जी की हत्या दासी पुत्र बनवीर के द्वारा कर दी जाती है। यह सारा जो कंसेप्ट है, यह आप अच्छे से जानते हैं। जब विक्रमादित्य जी पढ़ते हैं तब इस चीज की चर्चा हमें करनी पड़ती है। अभी बात फिलहाल केवल इतनी कि चित्तौड़ में जो ड्यूरेशन था 31 से 36 के बीच में विक्रमादित्य का था, और 1536 में विक्रमादित्य की हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? दासी पुत्र बनवीर के द्वारा। और अब चित्तौड़ में 1536 से लेकर 40 तक किसका ड्यूरेशन देखा जाता है? तो ये बनवीर का ड्यूरेशन देखा जाता है। मेरी लैंग्वेज पे ध्यान देना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेवाड़ में 1536 से 40 के बीच में बनवीर का ड्यूरेशन है। मैं ये कह रहा हूं कि 1536 से 40 के बीच में प्रॉपर चित्तौड़ किले पर किसका अधिकार रहा? तो वो रहा है दासी पुत्र बनवीर का। अब थोड़ा आगे चलें। कई जगह आप पढ़ते हैं कि उदय सिंह जी का ड्यूरेशन 40 से प्रारंभ होता है, तो यह कंफ्यूजन आपकी इसी कारण सामने आती है, क्योंकि बनवीर 40 में मरा था। तो कई विद्वानों का मानना यह है कि 40 में उदय सिंह जी का राज्यारोहण हुआ, लेकिन वास्तव में उदय सिंह जी का राज्यारोहण 1537 में हुआ है। कैसे हुआ, अब समझते हैं। बनवीर यहां पर 36 से 40 के बीच में चित्तौड़ में बैठा हुआ है, और हमें अच्छे से पता है कि विक्रमादित्य जी की हत्या करने के तुरंत पश्चात बनवीर ने उदय सिंह जी को मारने का प्रयास किया था। और जब उदय सिंह जी को मारने का प्रयास किया था, तब हमारी मेवाड़ की स्वामी भक्त महिला पन्ना धाय के द्वारा उदय सिंह जी को चित्तौड़ दुर्ग से बचा लिया जाता है। और चित्तौड़ दुर्ग से बचाकर अब पन्ना धाय आपके उदय सिंह जी को कहां लेकर गई? तो ये लेकर जाती हैं कुंभलगढ़ दुर्ग में। यानी कि 1536 में उदय सिंह जी कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंच चुके हैं। 1536 में कुंभलगढ़ पहुंचे तो इधर चित्तौड़ में अभी तक बनवीर का ड्यूरेशन है। कहीं न कहीं हमारी जो पन्ना धाय थी, उसको यह खतरा था कि हो सकता है ये बनवीर कहीं न कहीं पीछा करते हुए राणा उदय सिंह जी की हत्या फिर से करवा दे या मुझे भी गिरफ्तार कर ले। तब कुंभलगढ़ दुर्ग में आपके उदय सिंह जी को गुप्त तरीके से रखा जाता है। सर, कुंभलगढ़ में रखा तो क्या बनवीर को पता नहीं लगा? नहीं लगता है पता। उसके पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे रीजन यह था कि इस कुंभलगढ़ में एक किलेदार थे जिनका नाम था आशा देपुरा। और जो कुंभलगढ़ के किलेदार आशा देपुरा थे, इन्होंने उदय सिंह जी को अपना भांजा बताकर यहां पर इसका पालन पोषण प्रारंभ किया। और बताया जाता है कि 1536 से लेकर आप कह सकते हैं 1536 से लेकर 37 तक आपके उदय सिंह जी कुंभलगढ़ दुर्ग में सुरक्षित रहे, बिल्कुल अज्ञात रहे। लेकिन 37 तक आप कह सकते हो कि उड़ी उड़ी खबरें चित्तौड़ पहुंचने लगी कि सांगा के वारिस उदय सिंह जी अभी जीवित हैं। इधर चित्तौड़ की बात करें तो हमारा जो बनवीर था, जितने भी मेवाड़ के कह सकते हैं विश्वास पात्र लोग थे, उनको लगा कि सांगा का वंश खत्म हो गया, तो उन्होंने आपके चित्तौड़ में बनवीर की सत्ता को मान्यता दे दी। लेकिन अब धीरे धीरे जब आपके कुंभलगढ़ से खबरें चित्तौड़ पहुंच रही है कि सांगा का वारिस उदय सिंह जीवित है, तो हमारे जितने भी विश्वास पात्र सामंत थे मेवाड़ के, वो बनवीर के विरुद्ध हो जाते हैं और एक एक करके चित्तौड़ दुर्ग से कुंभलगढ़ पहुंचने लगते हैं। यानी कि हमारे मेवाड़ के विश्वास पात्र सामंतों को जैसे ही उदय सिंह जी के जीवित होने का पता लगा, एक एक करके सारे चित्तौड़ कुंभलगढ़ पहुंचे। और अब कुंभलगढ़ पहुंचकर इन्होंने हमारे महाराणा उदय सिंह जी का, अब महाराणा बोलेंगे हम इनको, महाराणा उदय सिंह जी का इसी कुंभलगढ़ किले में 1537 में कर दिया राज तिलक। और इसी कारण हम महाराणा उदय सिंह जी का ड्यूरेशन कहां से काउंट करते हैं? 1537 से करते हैं। अब बात यह आई कि सर उदय सिंह जी का 1537 में राज तिलक हो गया, ठीक है, लेकिन अभी भी चित्तौड़ में बनवीर बैठा हुआ है, तो फिर इसका क्या हुआ? कहते हैं कि हमारे महाराणा उदय सिंह जी का जैसे ही राज तिलक हुआ, राज तिलक होने के साथ ही अपने जो राणा उदय सिंह जी है, इन उदय सिंह जी ने अपने समर्थकों की कह सकते हो संख्या बढ़ाना प्रारंभ करी। और संख्या बढ़ाना प्रारंभ करी तो सबसे पहले हमारे मेवाड़ के जो सामंत थे, उन्होंने आपके उदय सिंह जी के विवाह की योजना बनाई। क्योंकि आप जानते हो कि जो समधी होंगे वो पक्के समर्थक होंगे, कहीं न कहीं पक्का साथ देने वाले बनेंगे। इसी कारण उदय सिंह जी के विवाह की तैयारियां की गई। इनके विवाह का जो प्रस्ताव था, ये विवाह का प्रस्ताव भेजा जाता है कहां पे? तो पाली। पाली आप जानते हो मारवाड़ में पड़ती है।
पाली हमारे उदय सिंह जी के विवाह का प्रस्ताव पहुंचा। सर किसके पास पहुंचा था? यह विवाह का प्रस्ताव पहुंचता है पाली के अखेराज सोनगरा के पास। और पाली के अखेराज सोनगरा की एक पुत्री थी जिनका नाम था जयवंताबाई, और उसी जयवंताबाई के लिए आपके उदय सिंह जी का विवाह प्रस्ताव भेजा गया है। मतलब हमारे राणा उदय सिंह जी का जो विवाह है वो विवाह किससे होगा? तो अखेराज सोनगरा की पुत्री जयवंताबाई से इनका विवाह हुआ। आप कह सकते हो कि हमारे जो अखेराज जी सोनगरा थे उन्होंने भी विवाह को इतनी आसानी से नहीं करवाया है। जब आपके विवाह का प्रस्ताव पहुंचा तो अखेराज सोनगरा ने मेवाड़ के सामंतों को कहा कि देखो, बनवीर ने तो ये डिक्लेयर कर दिया है कि सांगा का वंश खत्म हो गया है और जो उदय सिंह बताया जा रहा है वो नकली है, तो मैं कैसे विश्वास कर लूं कि उदय सिंह जी जो है वो सांगा के ही पुत्र हैं और मेवाड़ के असली वारिस हैं। और अगर इसको आप साबित करना चाहते हैं सभी सामंतगण, तो मेरे एक प्रश्न का या मेरी जो शर्त है उसको अगर पूरा कर देते हैं तो मैं अपनी पुत्री का विवाह उदय सिंह जी से करवा दूंगा। सामंत बोले कि भाई ठीक है, आपकी जो भी शर्त है बता दीजिए। अखेराज सोनगरा ने कहा कि अगर सारे मेवाड़ के सामंत मिलकर उदय सिंह जी का झूठा खा लें तो मैं ये बात मान लूंगा कि ये सांगा के पुत्र हैं और कहीं न कहीं मेवाड़ के वास्तविक वारिस हैं, तब मैं अपनी पुत्री का विवाह इनसे करवाऊंगा। कहते हैं कि सारे के सारे सामंतगण महाराणा उदय सिंह जी की झूठी पत्तल में बैठकर इनका झूठा खा लेते हैं। तब अखेराज सोनगरा को विश्वास हुआ कि यही मेवाड़ के वारिस हैं और तब इन्होंने अपनी पुत्री जयवंता की शादी करवा दी। किससे? तो महाराणा उदय सिंह जी से। आप अच्छे से जानते हैं कि ये जयवंताबाई वही हैं, बाद में इनकी कोख से आगे जाकर 9 मई 1540 को यशस्वी शासक महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है। मतलब हमारे राणा प्रताप जो थे, महाराणा प्रताप, उनकी माताजी कौन थी? तो उनकी माताजी थी जयवंताबाई, और ये जयवंताबाई वही है जो कि पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। चलिए थोड़ा और आगे बढ़े। अगर आगे बात करें कि ठीक है सर, महाराणा उदय सिंह जी का विवाह हो गया, जयवंताबाई से शादी होने के बाद इनके समर्थकों की संख्या भी बढ़ गई, तो फिर क्या इन्होंने बनवीर को सबक सिखाया है? बिल्कुल सिखाएंगे, क्योंकि 37 में आपका राजतिलक हुआ, 37 में इनकी शादी हुई और अब 2-3 साल के ड्यूरेशन में इन्होंने अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाते हुए मारवाड़ के मालदेव से संधि कर ली। और मालदेव से संधि करते हुए इन्होंने सहायता मांगी। तब कहते हैं कि अखेराज सोनगरा आपके मालदेव जी के जो कुंपा राठौड़ वगैरह सामंत रहे थे, उनके जो सेनापति थे, उनकी सहायता प्राप्त कर लेते हैं। और मालदेव की सैनिक सहायता पाकर अब उदय सिंह जी ने आक्रमण किया किस पे? तो बनवीर पे। समझते हैं। देखो, एक युद्ध हमारे सामने आता है जिसे इतिहास में मावली का युद्ध कहा जाता है। अभी जो मैं इतनी चर्चा कर रहा था आपसे, उसका परिणाम हमारे सामने मावली का युद्ध है। मावली का युद्ध कब हुआ था? तो 1540 में। किस किस के बीच में होता है? तो यह युद्ध होता है हमारे मेवाड़ के अभी जो वर्तमान में शासक बने हैं, यानी कि अभी भी शासक बनाया हमने उदय सिंह जी को, और अपोजिट में कौन था? तो चित्तौड़ किले पर बैठा हुआ दासी पुत्र बनवीर। सर दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ, तो बनवीर तो चलो ठीक है अकेला है, लेकिन उदय सिंह जी की किसी ने सहायता की थी क्या? हमारे राणा उदय सिंह जी की सहायता, अभी मैंने बताया था कि मालदेव से इन्होंने संधि कर ली थी, तो मालदेव ने अपनी सैनिक सहायता हमारे उदय सिंह जी को दी है। और अब उदय सिंह जी उसी सैनिक सहायता के दम पर मावली के युद्ध में आपके बनवीर पर आक्रमण करते हैं, और यहां पर हमारा जो बनवीर था वो लड़ते हुए मारा जाता है। हालांकि इस बात में थोड़ी कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिलती है। कुछ विद्वानों का मानना यह है कि बनवीर यहां पर मरा नहीं था, बल्कि जो बनवीर था वो मावले युद्ध में पराजित होकर यहां से पलायन कर गया था। और सर इसने पलायन करके कहां गया? तो हमारे कुछ विद्वानों का मानना यह है कि बनवीर यहां से पलायन करके आपके जाता है दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत में जो हम भोंसले राजवंश देखते हैं या जो भोंसले हमें देखने को मिलते हैं वो कहीं न कहीं बनवीर के वंशज बताए जाते हैं। तो ये थोड़ी कंट्रोवर्सी वाली बात है। कुछ का मानना यह है कि मावली युद्ध में मारा गया, जबकि कुछ का बोलना यह है कि यहां से पलायन कर जाता है। जो भी रहा हो, लेकिन बनवीर का एक काम आज भी आपके चित्तौड़ दुर्ग पर देखा जाता है, जहां पर बनवीर ने एक माताजी का मंदिर बनवाया था। और वो माताजी कौन सी थी? वो थी तुलजा भवानी, जो कि आज भी आपके चित्तौड़ का जब 7वां द्वार प्रवेश करके हम आगे बढ़ते हैं तब हमें फ्रंट में दिखाई देता है। और हम अच्छे से जानते हैं कि जो तुलजा भवानी है वो वास्तव में मराठों की देवी भी मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं जो दूसरी वाली थ्योरी हमारे सामने आ रही है पलायन वाली, हो सकता है ये सत्य रही हो, लेकिन अभी फिलहाल इतना कि या तो बनवीर यहां से पलायन कर गया अथवा इस युद्ध में मारा गया। जो भी रहा हो, लेकिन अंतिम विजय हुई उदय सिंह जी की, और अब उदय सिंह जी चित्तौड़ पर भी कर लेते हैं अधिकार। कब किया? 1540 में। इसीलिए कुछ विद्वानों का कहना यह है कि इनका राज्यारोहण 1540 में हुआ था, जबकि 37 वाला कंसेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा।
अब बात करें कि ठीक है सर, हमारे उदय सिंह जी का जो बनवीर वाला मैटर था वो तो खत्म हो गया, लेकिन जो इनके इक्वल दिल्ली में दूसरा बादशाह रहा था, यानी कि आप कह सकते हो अफगान शासक शेर शाह सूरी, तो शेर शाह सूरी और उदय सिंह जी के बीच में भी कुछ युद्ध हुआ था क्या, या इनके बीच में भी कुछ विवाद हुआ था? एक युद्ध हमें देखने को मिलता है, हालांकि अनफॉर्चुनेटली इस युद्ध का नाम हमारे सामने नहीं आता, लेकिन इतना जरूर है कि जब 5 जनवरी 1544 के दिन जब 5 जनवरी 1544 के दिन हमारे जो राणा उदय सिंह जी थे, इन उदय सिंह जी के इक्वल आपके मारवाड़ के शासक मालदेव जी, और इन मालदेव जी पर किसने आक्रमण किया था? शेर शाह सूरी ने आक्रमण किया था। मतलब आप कह सकते हो कि शेर शाह सूरी के द्वारा 5 जनवरी 1544 के दिन एक युद्ध लड़ा गया था, और यह युद्ध कौन सा था? तो इसे हम जैतारण का युद्ध कहते हैं, अथवा इसी को गिरी सुमेल का युद्ध भी कहा जाता है। और इस युद्ध का परिणाम हम अच्छे से जानते हैं कि जो मालदेव जी थे, उनके 2 सेनापति इस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे, और अंतिम विजय शेर शाह सूरी की हुई थी। कहते हैं कि शेर शाह सूरी ने इस विजय के पश्चात चतुर्मास आने वाला था, तब इसने क्या किया कि यहां पर आपका एक ऐसा स्थान सेलेक्ट करने की सोची जहां ये 4 महीने रुककर कहीं न कहीं आपके आगे की जो शासन प्रणाली थी उसको संचालित कर सके, अथवा आगे की योजनाएं बना सके। तब इसने आपके चित्तौड़ आक्रमण की योजना बनाई, और अब शेर शाह सूरी ने आक्रमण करवाया कहां पे? तो चित्तौड़ पे। आप अच्छे से जानते हो उस समय चित्तौड़ में महाराणा उदय सिंह जी का ड्यूरेशन जारी है। 1540 में चित्तौड़ जीत लिया था, मतलब 45 तक भी उदय सिंह जी के पास ही चल रहा है। अब शेर शाह सूरी ने आक्रमण करवाया चित्तौड़ पे, तो हमारे शेर शाह सूरी ने यहां पर इस आक्रमण को करने के लिए यहां पर एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था खवास खां। क्या नाम था? एक व्यक्ति था जिसका नाम था खवास खां करके, और इसी खवास खां को चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है। कहते हैं कि खवास खां चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए पहुंचा ही था कि इधर से हमारे महाराणा उदय सिंह जी, जिनको चित्तौड़ की सत्ता हाथ में लिए हुए केवल 5 साल ही हुए थे, तो कहीं न कहीं इस अफगान शक्ति का सामना करने में इनको दिक्कत महसूस हुई। दिक्कत से मेरा मतलब है कि कहीं न कहीं आप कह सकते हो कि उतना हथियार नहीं रहे होंगे, रसद नहीं रही होगी, तो इन्होंने यहां पर चित्तौड़ दुर्ग की जो चाबियां थी वो आपके खवास खां के पास पहुंचा दी। कहने का मतलब यह है कि किले की चाबियां जा रही है, मतलब आप कह सकते हो कि बिना लड़े यहां पर इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां आपके शेर शाह सूरी को सौंप दी। हालांकि ये बात जो है कि इन्होंने शेर शाह सूरी की अधीनता मान लिया, चाबियां सौंप दी। हमारे कई सारे विद्वान ऐसे हैं जो उदय सिंह जी की इस कार्य के लिए इनकी आलोचना करते हैं, जिनमें कर्नल टोड खुद भी शामिल है। और कर्नल टोड का कहना भी यह है कि हमारे जो उदय सिंह जी थे, इन उदय सिंह जी का यह कार्य कहीं न कहीं सराहनीय नहीं था। यह कार्य इनका पूरी तरह से मेवाड़ राजवंश के अनुकूल नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, देखो तो हमारे उदय सिंह जी जो थे, इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां आपके खवास खां को सौंप दी, मतलब कहीं न कहीं शेर शाह सूरी की अधीनता मान ली थी। आगे बढ़े, देखो महाराणा प्रताप जो है, इनके पिताजी उदय सिंह जी और मारवाड़ के शासक मालदेव, दोनों के संबंध कैसे रहे, तो अब हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। हम जानते हैं कि जो मालदेव जी थे, इन मालदेव जी ने महाराणा उदय सिंह जी की सहायता की थी, और यह सहायता एक बार नहीं बल्कि 2 बार देखी जाती है। बताते हैं कि जब आपके पन्नाधाय ने उदय सिंह जी को बचाया था, तब भी कहीं न कहीं इनको कुंभलगढ़ पहुंचाने में आपके मालदेव जी की सहायता देखी जाती है। हालांकि हमारे सारे विद्वान इस बात को स्वीकार नहीं करते, लेकिन फिर भी यह बात क्लियर है कि कहीं न कहीं हमारे उदय सिंह जी की हेल्प मालदेव जी के द्वारा की गई थी, तभी पन्नाधाय इनको कुंभलगढ़ पहुंचाने में सफल रही थी। और दूसरी बार अगर बात करें तो हमारे उदय सिंह जी की फिर से मालदेव ने सहायता करी थी, और यह सहायता कब करी थी? अभी बताया मैंने, 1540 के मावली युद्ध में मालदेव जी ने सैनिक सहायता दी थी। किसको दी थी? आपके उदय सिंह जी को। किसके विरुद्ध दी थी? बनवीर के विरुद्ध। और इसी कारण आपका बनवीर 1540 में पराजित हुआ और आपके उदय सिंह जी की विजय होती है। थोड़ा और आगे बढ़े तो अब हमारे जो मालदेव जी हैं, इनके और कह सकते हो कि उदय सिंह जी के संबंध अब तक तो अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अब ये संबंध बिगड़ेंगे। क्यों बिगड़ेंगे? तो उसके पीछे रीजन आता है खेरवा के जागीरदार जेत सिंह की पुत्री, और उसी के विवाह को लेकर यह समस्या खड़ी हुई है, जिसके कारण उदय सिंह जी और मालदेव के संबंध बिगड़े हैं। सर कैसे बिगड़े, तो समझते हैं थोड़ा इसको। सर सबसे पहले तो ये जेत्र सिंह जी हैं कौन? ये जेत्र सिंह जी आपके झालाओं से संबंधित बताए जाते हैं। झाला आप अच्छे से जानते हो कि जब मेवाड़ में 1509 तक
रायमल जी का ड्यूरेशन जारी था, तो रायमल जी के ड्यूरेशन में आपके हलवद काठियावाड़ से झाला अज्जा और सज्जा दो बड़े नाम आते हैं जो कि आपके मेवाड़ में आए थे, और कहीं न कहीं जेत सिंह जी उन्हीं के पुत्र बताए जाते हैं जो कि अब तक मेवाड़ में थे। लेकिन किसी बात को लेकर उदय सिंह जी और जेत सिंह के बीच में यहां पर कुछ अनबन हो गई। अनबन हुई तो आप समझ सकते हो कि हमारे जेत सिंह जी भी अपने सम्मान को सर्वोपरि रखते हुए इन्होंने आपके मेवाड़ को त्याग दिया, और मेवाड़ को त्याग कर जेत सिंह जी क्या करते हैं कि सीधे पहुंचे मारवाड़, और मारवाड़ जाकर किसकी सहायता ले ली? मालदेव जी की। मालदेव जी क्या करते हैं कि हमारे इस जेत सिंह को अपने यहां पर सम्मान से ठहराते हुए इसे एक जागीर देते हैं, और वो जागीर कौन सी थी? वो जागीर थी आपकी खेरवा की। इसीलिए हम खेरवा के जागीरदार जेत सिंह के नाम से इनको बुला रहे हैं। अब हुआ क्या देखो कि हमारे जेत सिंह जी जिनको मालदेव जी ने अपने यहां पे ठहराया, जागीर दी, तो ये अपने मालदेव जी का एहसान उतारते हुए अपनी पुत्री का विवाह मालदेव जी से करवा देते हैं। और पुत्री का नाम क्या था? तो इनकी पुत्री का नाम था स्वरूपदे। हमारी पुत्री का नाम क्या है? तो स्वरूपदे, और स्वरूपदे हमारे जागीरदार जेत सिंह की पुत्री बताई जाती है। सर इसके और भी कोई पुत्री थी क्या? तो इनके दो पुत्रियां थी जिसमें से एक बहन एक और है छोटी वाली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतिहास में हमें इनका नाम उपलब्ध नहीं होता। मतलब जेत सिंह ने अपनी बड़ी बेटी की शादी किससे करवा दी? तो ये मारवाड़ के मालदेव जी से करवा दी। अब देखो शादी हो गई, शादी होने के बाद कहते हैं कि हमारे मालदेव जी थोड़े समय पश्चात अपने ससुराल खेरवा पहुंचे, और जब ये खेरवा पहुंचे तो यहां पर जाकर देखा कि आपकी स्वरूपदे की जो छोटी बहन है वो तो स्वरूपदे से भी ज्यादा सुंदर थी। तो कहीं न कहीं मालदेव जी ने मंशा आपके जेत सिंह के सामने जाहिर कर दी कि मुझे आपकी दूसरी पुत्री से भी विवाह करना है। ध्यान रखना, सारी कहानी मैं नहीं कह रहा हूं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के शब्दों में है। ओझा जी कहते हैं कि आपके छोटी बहन से भी मालदेव जी ने विवाह करने की इच्छा प्रकट कर दी। हमारे जेत सिंह ने सोचा कि यार ये कैसा आदमी है जो पहले तो मेरी बड़ी बेटी से शादी करके ले गया और अब उसी की सौतन लाने की सोच रहा है, और वो भी छोटी ही बहन को। तो हमारे खेरवा के जागीरदार ने क्या किया कि मालदेव जी से इस पुत्री का विवाह करने से इनकार कर दिया। कहते हैं मालदेव जी नाराज हो गए भाई साहब, और बोला कि आप शादी नहीं करवाओगे तो मैं जबरदस्ती करके ले जाऊंगा। तब हमारे जागीरदार जी जेत सिंह ने स्थिति को समझते हुए मालदेव जी को बोला कि देखो जमाई साहब, अभी तो आप मारवाड़ पहुंचो, मैं 2 महीने बाद अपनी पुत्री का जो शगुन है वो आपके लिए भेज दूंगा। कहते हैं मालदेव जी संतुष्ट होकर मारवाड़ पहुंचे, और इधर हमारे जेत सिंह जी ने आनंद फानन में क्या किया कि जो छोटी बहन थी स्वरूपदे की, इस स्वरूपदे की सगाई का प्रस्ताव वापस मेवाड़ महाराणा उदय सिंह जी के पास भेज दिया, और उदय सिंह जी को कहलवाया कि महाराज ऐसी ऐसी बात है और आपको मेरी पुत्री से विवाह करना पड़ेगा। कहते हैं कि उदय सिंह जी ने आपके जेत सिंह की छोटी पुत्री से कर लिया विवाह। अब आप सोचिए, इस छोटी बहन से शादी करना चाहते थे मालदेव जी, लेकिन अगर शादी उदय सिंह जी की हो गई है तो डेफिनेटली भले कितनी अच्छी मित्रता थी, कितने अच्छे संबंध थे, लेकिन अब संबंध बिगड़ेंगे, और संबंध बिगड़े तो यहां पर मालदेव जी और उदय सिंह जी के बीच में युद्ध भी देखा जाता है, जिसका परिणाम यह निकला कि कहीं कहीं आपके इस युद्ध में महाराणा उदय सिंह जी की स्थिति निर्बल हुई है। लेकिन फिर भी आपके जो मालदेव जी थे उन्होंने मेवाड़ के किसी क्षेत्र पर अधिकार नहीं किया, और कहते हैं कि यहां से लौट जाते हैं। तो जो विवाद हुआ था वो जेत सिंह की पुत्री के विवाह को लेकर होता है। अब यहां पर एक कहानी और मिलेगी आपको, और इस कहानी के पीछे आपको युद्ध देखने को मिलेगा जिसे इतिहास में हरमाड़ा का युद्ध कहा जाता है, जिसे इतिहास में हरमाड़ा का युद्ध कहा जाता है। और हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो यह युद्ध होता है 1557 के लगभग। थोड़ा समझ लेते हैं। आप जानते हो कि जो शेरशाह सूरी था, शेरशाह सूरी की 1545 में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में 1556 में आपका दिल्ली में मुगल सम्राट कौन चल रहा है? तो अकबर। लेकिन आप कह सकते हो कि शेरशाह की मृत्यु के बाद भी इसके कुछ सरदार जो थे वो आपके राजपुताने के विभिन्न भागों पर अपना अधिकार स्थापित करके बैठे थे, और उन्हीं में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था हाजी खां पठान। ये हाजी खां पठान कौन है? तो ये हाजी खां पठान आपके उस समय मेवात का सूबेदार था, जो कि कहीं न कहीं अफगान शेरशाह सूरी का प्रबल समर्थक भी रहा था। अब अकबर क्या करता है कि आपके इस हाजी खां पठान को सबक सिखाने के लिए सरफुद्दीन नामक एक व्यक्ति को रवाना कर देता है, और जब यह आक्रमण हुआ तो हाजी खां पठान आपका मेवात छोड़कर भागा और सीधा अजमेर वाले क्षेत्र में आकर रुका है। जब ये अजमेर क्षेत्र में आकर रुका तो मारवाड़ के मालदेव जी को पता लगा कि यार जो शेरशाह का सामंत था हाजी खां, वो भाग के आया है अजमेर वाले क्षेत्र में और उसके पास काफी सारा धन भी है। तो मालदेव जी क्या करते हैं कि यहां पर अपने एक सेनापति जिसका नाम था पृथ्वीराज जेतावत,
उसे आदेश दिया कि जा तू और जाकर हाजी खां पठान को लूट ले। तो पृथ्वीराज जैतावत आपके पहुंचे हाजी खां को लूटने। इधर हाजी खां को पता लगा कि मालदेव ने आक्रमण करवा दिया। तब इन्होंने उदय सिंह से सहायता मांग ली। किसने? हाजी खां पठान ने। हाजी खां पठान ने उदय सिंह से सहायता मांगी। कहते हैं उदय सिंह जी ने इसकी सहायता करते हुए यहां पे अपनी सेना भेजी, जिस कारण मालदेव की सेना को पीछे हटना पड़ा। तो आप सोचिए कि मालदेव जी के दिमाग में उदय सिंह जी को लेकर नेगेटिविटी आ गई है, जो कि कहीं ना कहीं आपके इस विवाह के बाद की चालू हुई थी, या फिर जैत सिंह की पुत्रियों की विवाह को लेकर जो समस्या खड़ी हुई थी उससे ऑलरेडी संबंध बिगड़ चुके थे। हाजी खां पठान क्या करता है कि यहां पे उदय सिंह जी की सहायता प्राप्त कर लेता है और मालदेव जी की सेनाओं को पीछे हटना पड़ा। अब आपके जो उदय सिंह जी थे, इन उदय सिंह जी ने हाजी खां को बोला कि देख, मैंने तेरी सहायता की तो बदले में मुझे कुछ चाहिए। हाजी खां पठान बोला, बोलिए महाराज, आपको जो चाहिए मैं दे दूंगा। तब हमारे उदय सिंह जी ने बोला कि देख, तेरी जो ये प्रीत पात्री है, यानी कि जो तेरी प्रेमिका है रंग राय, उसे मुझे दे दे। आपका हाजी खां पठान भड़क गया कि भाई ठीक है, आपने मुझे युद्ध में सहायता दी, जीताया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरी प्रेमिका है जिसको मैं अपनी पत्नी मानता हूं वो आपको दे दूं। तो हमारे हाजी खां पठान और उदय सिंह जी के बीच में फिर से विवाद हुआ, और विवाद हुआ तो अब हाजी खां पठान क्या करता है कि उदय सिंह जी के विरुद्ध मालदेव जी की सहायता मांग लेता है। और यहां पर अब आपके उदय सिंह जी और मालदेव की सेनाओं में भी, जिसमें हाजी खां पठान भी शामिल है मालदेव की सेनाओं में, फिर से एक युद्ध हुआ। और इस युद्ध को कौन सा युद्ध कहा जाता है? तो हरमाड़ा का युद्ध, जो कि वर्तमान अजमेर के निकट पड़ता है। कब हुआ था? तो 1557 में। मतलब दो कहानियां हैं जो कि मालदेव और उदय सिंह जी के संबंधों को बयां करती है। पहली तो जैत सिंह की पुत्री की विवाह का, और दूसरा हरमाड़ा युद्ध जो कि हाजी खां पठान को लेकर हुआ है। और हाजी खां पठान की जो पासवान थी, अप्रित पात्री थी रंग राय, उसी को उदय सिंह जी द्वारा मांगे जाने के कारण यह विवाद हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़े कि सर हमारे उदय सिंह जी जो थे, ठीक है, मालदेव से संबंध भी हो गए। इसके बाद में हमारे उदय सिंह जी के साथ में और कुछ हुआ क्या? तो राणा उदय सिंह जी अभी आपके मेवाड़ में चल रहे हैं, और उस समय दिल्ली की गद्दी पर कौन है? तो मुगल सम्राट अकबर। और आप अच्छे से जानते हो कि जब अकबर द्वारा एक तो आपके कहीं न कहीं उदय सिंह जी को अधीनता मानने के लिए या उदय सिंह जी को अपने सामने झुकाने के लिए प्रयास जारी हैं, और इधर हमारे उदय सिंह जी क्या कर रहे हैं कि कहीं न कहीं अकबर के जो शत्रु थे उनको अपने मेवाड़ में ठहरा रहे हैं या उनको मेवाड़ में शरण दे रहे हैं। तो ये सीधा कारण बन जाएगा अकबर और उदय सिंह के बीच में युद्ध का। तो चलिए इसी को समझते हैं। जब मुगल सम्राट अकबर दिल्ली में है और इधर हैं आपके उदय सिंह जी, तब कहते हैं कि आपके जो उदय सिंह जी थे, इन उदय सिंह जी के इक्वल आमेर में देखने को मिलेगा भारमल। और इसी में अगर थोड़ी सी और बात करें तो मध्य राजपूताना में यहां पर एक प्रसिद्ध वाली दरगाह या मजार स्थित है, और वो दरगाह किसकी है? वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। कहां पर स्थित है? तो ये दरगाह स्थित है आपके अजमेर में। हम अच्छे से जानते हैं कि अकबर जो था 1562 में आपके नंगे पैर अजमेर की यात्रा करने के लिए पहुंचा था, और जब ये अजमेर की यात्रा करने के लिए पहुंचा था तब ये आपके आमेर वाले क्षेत्र यानी कि सांगानेर, इसके अलावा सांभर, इन क्षेत्रों से होते हुए गुजरा था। तब 1562 में भारमल ने अकबर की अधीनता मान ली थी। जब कछवाहा पढ़ेंगे तब इस चीज को थोड़ा वहां पे एक्सप्लेन करूंगा ढंग से कि 20 जनवरी 1562 के दिन 20 जनवरी 1562 के दिन सांगानेर नामक स्थान पर आपका जो भारमल था उसने अकबर की अधीनता मान ली, और इसके साथ ही 6 फरवरी 1562 के दिन सांभर नामक स्थान पर अपनी पुत्री हरकू का विवाह अकबर से करवा दिया था। मतलब राजपूताने में पहला राजपूत मुगल संबंध 1562 में स्थापित हो चुका है, और मेवाड़ में किसका ड्यूरेशन चल रहा है? उदय सिंह जी का। अब समझते हैं थोड़ा। भारमल क्या करता है कि वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, और इधर जो अकबर था इसने अपनी यात्रा पूरी करने के बाद इसके दिमाग में एक बात सेट हो गई कि अगर मुझे राजपूताने को जीतना है तो मुझे दो नीतियों को या दो पॉलिसी को अप्लाई करना पड़ेगा। पहली पॉलिसी तो है सुलह, और दूसरी पॉलिसी है कूल, जिसको हम मिलाकर बोलते हैं सुलह कूल की नीति। यानी कि 1562 के बाद अकबर ने राजपूताने के प्रति जो नीति अपनाई वो कौन सी थी? सुलह कूल की नीति। मतलब यह था कि जो मान जाए मेरी अधीनता मान ले ठीक है, जो नहीं माने उसके कुल को नष्ट कर दो या उस पर आक्रमण करके उसे तहस नहस कर दो। यही अकबर की नीति रही। अब होता क्या है, देखो कि आपके भारमल ने अधीनता मान ली। 1562 में अकबर को राजपूताने को विजय करने की कहीं न कहीं योजना दिमाग में बैठ चुकी है। तब अकबर ने 1562 में अपने एक व्यक्ति जिसका नाम था सरफुद्दीन करके, इस सरफुद्दीन को आक्रमण करने के लिए भेजा। और ये आक्रमण करने के लिए कहां भेजा? ये आक्रमण करने के लिए भेजा है जयमल मेड़तिया पर। कब किया था? ये आक्रमण किया था 1562 के लगभग, हम जानते हैं
1564 में जोधपुर पे आक्रमण करवाएगा अकबर, लेकिन हम 1562 की बात कर रहे हैं फिलहाल। 1562 में अकबर ने आक्रमण करवाया जयमल मेड़तिया पर, और जब जयमल मेड़तिया पर आक्रमण हुआ तो कहते हैं कि हमारे जो जयमल जी मेड़तिया थे ये आपके मेड़ता में संघर्ष करते हैं, लेकिन अंततः इनको झुकना पड़ा। तब ये यहां से मेड़ता छोड़कर किसकी शरण में चले आए? ये मेड़ता छोड़कर हमारे उदय सिंह जी की शरण में चले आते हैं। बात पे गौर करना, मैंने अभी भी कहा था कि अकबर के शत्रुओं को उदय सिंह जी मेवाड़ में ठहरा रहे हैं, तो पहला शत्रु आपका आ चुका है। अकबर का शत्रु है कौन? तो जयमल मेड़तिया, और जयमल मेड़तिया आपके कहां पे पहुंच चुके हैं? तो मेवाड़ राणा उदय सिंह जी के पास। उदय सिंह जी ने आपके जयमल मेड़तिया को अपने यहां पे शरण देते हुए इन्हें ठहरा दिया। अब आगे क्या हुआ कि पहला शत्रु पहुंच चुका है शरण में, दूसरा शत्रु कहां से आया? तो मालवा से। और उस समय मालवा में कौन बैठा हुआ था? मालवा में था बाज बहादुर, जो कि अकबर का प्रबल कह सकते हो कि शत्रु है। अकबर इसे भी दबाने का प्रयास कर रहा था, तब बाज बहादुर मालवा से निकला और यह सीधा कहां पे चला आया? उदय सिंह जी की शरण में। मतलब अकबर के दो शत्रु आपके उदय सिंह जी की शरण में पहुंच चुके हैं। पहला तो मालवा का बाज बहादुर, दूसरा मेड़ता के जयमल जी। आप सोचिए कि अकबर का जब ईगो हर्ट हो रहा है कि भाई मेरे शत्रुओं को शरण दी जा रही है मेवाड़ में, तब डेफिनेटली ये मेवाड़ पर आक्रमण करवाएगा। और मेवाड़ पर आक्रमण कब होता है? तो इसका मेवाड़ पर आक्रमण हुआ था 23 अक्टूबर 1567 को। ठीक है सर, मान लिया हमने कि पृष्ठभूमि तैयार होगी और अकबर आक्रमण करने आ रहा है। तो क्या हमारे उदय सिंह जी जो थे, इनके पास और कोई ऐसा प्रबल समर्थक था क्या इनका, जो कि इनकी संकट काल में सहायता करेगा? बिल्कुल था, और वो था पत्ता सिसोदिया। ये पत्ता सिसोदिया है कौन? तो ये पत्ता सिसोदिया आपके राजसमंद के आमेट ठिकाने से बिलोंग करते थे, और ये भी हमारे राणा उदय सिंह जी की सेवा में है। मतलब महाराणा उदय सिंह जी के पास एक तो पत्ता सिसोदिया, दूसरा बाज बहादुर, तीसरा जयमल मेड़तिया, तीन व्यक्ति हैं, जिसमें से दो बड़े प्रबल शत्रु हैं अकबर के। और अब अकबर आपके इसी कारण मेवाड़ पर कर रहा है आक्रमण। और जब मेवाड़ पर आक्रमण की बात करते हैं तो अकबर मेवाड़ पर आक्रमण करने आएगा कब? यह आएगा 23 अक्टूबर 1567 के दिन, यानी कि अकबर ने मेवाड़ यानी कि चित्तौड़ पर कर दिया आक्रमण। और आक्रमण कब किया था? यह आक्रमण करता है ये 23 अक्टूबर 1567 के दिन। अभी चर्चा करेंगे इसकी थोड़ी और डिटेल में। 23 अक्टूबर 1567 को इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, और जब इसका चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ है तो उस समय हमारे महाराणा उदय सिंह जी परिस्थितियों की नजाकत को समझते हुए इन्होंने क्या किया कि आपके चित्तौड़ दुर्ग जो था अपने तीन प्रबल या कह सकते हो समर्थक अथवा विश्वास पात्रों के हवाले कर दिया। कौन कौन? देखो, तो पहला जो व्यक्ति था आपका वो तो था यहां पे कौन? जयमल मेड़तिया, जिसकी चर्चा भी अभी करता हूं। दूसरा था पत्ता सिसोदिया, और तीसरी अगर बात करें तो आपके जो जयमल जी थे उनका भतीजा था कल्ला राठौड़। आगे बढ़ते हैं। जब अकबर ने आक्रमण किया चित्तौड़ पर तो उदय सिंह जी क्या करते हैं कि चित्तौड़ छोड़कर यहां से निकले और सीधे पहुंच गए कहां? तो गोगुंदा, यानी कि परिवार सहित राणा उदय सिंह चित्तौड़ छोड़कर गोगुंदा चले जाते हैं। और जब ये गोगुंदा चले गए तब यहां पर इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग की जो रक्षा थी वो सौंपी है तीन लोगों को। पहला जयमल मेड़तिया, जो कि मेड़ता से आए थे। दूसरे कौन? तो पत्ता सिसोदिया, जो कि आमेर से बिलोंग करते हैं। और तीसरे कौन है? तो कल्ला राठौड़, जो कि जयमल जी मेड़तिया के भतीजे बताए जाते हैं। अकबर आया, आक्रमण कर दिया चित्तौड़ किले पर, और कहते हैं कि इसने आपका जो हुसैन कुली खान नाम का एक व्यक्ति था उसको उदय सिंह जी के पीछे लगा दिया। तो यह व्यक्ति क्या करता है कि गोगुंदा और जो हमारे मेवाड़ का पहाड़ी क्षेत्र था उसमें राणा का पीछा कर रहा है। लेकिन कहते हैं कि राणा को परिवार सहित पीछा करना और उसको पकड़ना तो बहुत दूर की बात रही, लेकिन हुसैन का कुली उनका पता तक नहीं लगा पाया कि राणा उदय सिंह जी कहां रहे हैं या राणा उदय सिंह जी का अभी निवास कहां पर है। कहते हैं कि आपका हुसैन कुली खान जो था वो पूरी तरह से खाली हाथ अकबर के पास लौट गया। इधर अकबर जो है वो चित्तौड़ की घेरेबंदी अभी तक लेकर बैठा है। अकबर को लगा कि चित्तौड़ को अगर जीतना है तो मुझे कुछ बड़ा करना होगा, और इसी कड़ी में इसने चित्तौड़ की दीवारों में बारूद लगाकर विस्फोट करवाना प्रारंभ करवाया। कहते हैं पहली बार इसने आपके जो चित्तौड़ दुर्ग का पश्चिमी भाग था उसमें 120 मन बारूद लगाकर एक बड़ा सा विस्फोट करवाया। किले की दीवार जो थी वो लगभग 40% आपकी क्षतिग्रस्त हो जाती है। दूसरे ही दिन इसने 80 मन बारूद लगाकर फिर से एक विस्फोट करवाया, जिससे हमारे किले की स्थिति थोड़ी निर्बल हो जाती है।
इधर हमारे जयमल जी को लगा कि अगर दीवार टूट गई और मुगल किले में प्रवेश कर गए तो हमारे हाथ से किला निकल जाएगा। इसी कारण जयमल जी अपने हाथों में मशाल लेकर और कुछ कारीगरों को अपने साथ लेकर रात्रि के अंधेरे में जब चित्तौड़ किले की मरम्मत करवाना प्रारंभ करते हैं। आप समझ सकते हैं कि रात्रि का अंधेरा जिसमें कुछ लोग मशाल लेकर अगर किले की दीवार पर घूम रहे हैं तो डेफिनेटली नीचे बैठे हुए लोगों को आराम से दिखेगा कि किले की दीवार पर कोई घूम रहा है। तो जयमल जी क्या कर रहे थे कि कारीगरों के साथ मशाले लेकर आपके उस किले की दीवार को मरम्मत करवाने में लगे हुए थे और नीचे अकबर अपने खेमे में बैठा हुआ किले की दीवार पर घूमते हुए कुछ लोगों को देख रहा था। कहते हैं खेमे में बैठे बैठे अकबर ने अपनी संग्राम नामक बंदूक को उठाया और चला दी सीधी गोली। ये गोली जाकर हमारे जयमल जी मेड़तिया के पैर में लग जाती है। हालांकि कुछ सोर्स ये भी कहते हैं कि ये गोली जो थी वो जयमल जी के सीने में लगी और जयमल जी यहां पर मारे जाते हैं, लेकिन ये बात थोड़ी असत्य प्रतीत होती है। जयमल जी यहां पर बुरी तरह से घायल हो गए। अब जयमल जी घायल हुए तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि सिसोदिया जो हमारे राजपूत थे किले में, एक तो वैसे भी रसद की कमी होने जा रही थी, हथियार धीरे धीरे खत्म हो रहे थे और ऊपर से इनके नेतृत्वकर्ता जयमल जी भी घायल हो गए। तब हमारे सिसोदिया सरदारों ने मिलकर निर्णय लिया कि अब हम अंतिम युद्ध लड़ेंगे। तब आपके किले के द्वार खोल दिए गए और किले के द्वार खोलने के बाद हमारे जयमल जी मेड़तिया और इनके भतीजे कल्ला राठौड़ तीसरे जो गेट आपके किले का तीसरा द्वार कह सकते हो या चित्तौड़ फोर्ट का तीसरा गेट कह सकते हो, यहां की जिम्मेदारी इन्होंने अपने हाथों में ले ली। बताते हैं कि अकबर ने पहला द्वार प्रवेश किया, दूसरा द्वार प्रवेश किया और जब ये तीसरे द्वार पर पहुंचा तब यहां पर हमारे जयमल जी और कल्ला से इनकी सेनाओं का सामना हुआ। बताते हैं कि हमारे जयमल जी जब तक घोड़े के ऊपर बैठे थे तब तक तो इनकी तलवार बराबर चल रही थी, लेकिन जब ये घोड़े से नीचे गिर गए तब पैर में गोली लगे होने के कारण ये मैदान में उठ नहीं पा रहे थे और कल्ला ने अपने चाचा की इस स्थिति को देखा। कहते हैं कल्ला तुरंत से गए जयमल जी के पास और जयमल जी को उठा लिया अपने कंधों पे। तो जयमल जी तो बैठ गए कंधों पे, चाचा भतीजा है नीचे, दो तलवारें भतीजे के हाथ में, दो तलवारें चाचा के हाथ में और अब चल रही है आपकी चार तलवारें एक साथ। जो मुगल सेना थी उस मुगल सेना को ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवान विष्णु खुद चतुर्भुज रूप धर के आपके मैदान में आ चुके हैं और युद्ध लड़ रहे हैं। यानी कि कह सकते हो कि यहां पर भगवान विष्णु से कंपेयर किया जा रहा है एक तरह से इनको। हमारे दो तलवारें जयमल जी के हाथ में, दो तलवारें कल्ला जी के हाथ में और अब चल रहा है युद्ध। तो बताते हैं कि इन दोनों ने मिलकर यहां पर सैकड़ों मुगलों की लाशें बिछा दी, लेकिन अंततः वही हुआ जिसका डर। कहते हैं कि पीछे से एक मुगल सैनिक आया और धोखे से हमारे कल्ला जी का जो शीश था वो धड़ से अपनी तलवार से अलग कर दिया। हमारे कल्ला जी का जो धड़ था वो अभी भी लड़ रहा है और जयमल जी आपके मैदान में नीचे गिर जाते हैं। बताया जाता है कि यहां पर हमारे जो कल्ला जी का धड़ था इसने कई मुगलों की लाशें यहां पर बिछाने के बाद अंततः यहां पर इनका धड़ जो था वो गिरकर शांत हो जाता है, मतलब इनकी मृत्यु हो जाती है। ये तो है हमारे इतिहास के अनुसार, लेकिन अगर इसको हम कल्चर से जोड़ें तो कल्चर में थोड़ी कहानी अलग बदल जाती है। कल्चर में कहानी यह बदलती है कि हमारे जो कल्ला जी थे इनका धड़ अभी तक लड़ रहा है और धड़ जब लड़ रहा है तो कहते हैं कि इनके धड़ ने इतना उत्पात मचाया कि यहां पर मुगल सेनाएं आपकी पीछे हट जाती हैं और कल्ला जी का धड़ लड़ते लड़ते कहते हैं कि अपने पत्नी कृष्णा जी के पास पहुंच जाता है और कृष्णा जी ने जब इनके ऊपर गंगाजल डाला तब जाके इनका धड़ शांत हुआ था। ये कल्चर के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। और अब आपके जो कल्ला जी हैं जिन्होंने अपने चाचा के साथ मिलकर चार तलवारें चलाई थी, इसी कारण इनको राजस्थान के लोक साहित्य में या कह सकते हो कि इनको जब हम राजस्थान के लोक देवता पढ़ते हैं तब यहां पर चार हाथ वाले देवता कहा जाता है। इन्हीं को कमधज, कल्याण, बाल योगी, बाल ब्रह्मचारी कई सारे नामों से बुलाया जाता है और इनके सर्वाधिक मंदिर आपको वागड़ में देखने को मिलेंगे। तो ये कल्चर वाला पार्ट था। वापस आते हैं हिस्ट्री पे। हमारे कल्ला जी और जयमल जी दोनों के दोनों तीसरे गेट के यहां पर लड़ते हुए मारे गए, जिनकी आज भी छतरियां यहां पर देखने को मिलती है। अकबर की सेनाएं आगे बढ़ रही है। अब जब हमारे कल्ला जी और जयमल यहां पर लड़ते हुए शहीद हुए तब इस पूरे के पूरे सीन को एक चौहान सैनिक देख रहा है और यह चौहान सैनिक कौन था? इसका नाम था इसरदास चौहान। कहते हैं कि जब धोखे से कल्ला जी की गर्दन काटी गई, इसरदास का खून उबाल मार गया और इसरदास जी आपके तलवार लेकर दौड़े सीधे अकबर के हाथी की ओर और बताते हैं कि इस व्यक्ति ने आपके अकबर की हाथी के दांत पकड़कर और सूंड पर पैर रखकर सीधा अकबर तक जा पहुंचा था और अकबर पर वार कर दिया। यह तो अच्छी किस्मत रही अकबर की कि वो इसरदास के वार से बच गए, लेकिन फिर भी अकबर ने इसरदास की प्रशंसा करते हुए यहां पर चलते हुए युद्ध में कहा कि काश ऐसे वीर हमारी सेना में भी होते हैं। मतलब इसरदास जी चौहान ने यहां पर अकबर को अपनी वीरता का बड़ी बखूबी परिचय दिया है।
थोड़ा और आगे चलें कि सर ठीक है, अकबर जो था कहीं न कहीं अब विजय के करीब है। 7वें गेड़ तक पहुंचते पहुंचते पत्ता सिसोदिया भी यहां पे लड़ते हुए मारे गए और अंतिम रूप से चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार हो जाता है अकबर का। अब अकबर का अधिकार हुआ तो यहां पर हमारे लिए कुछ क्वेश्चन निकल कर आते हैं। पहला क्वेश्चन यह निकला कि सर अकबर का चित्तौड़ आक्रमण कब हुआ था? मैं बता चुका हूं 23 अक्टूबर 1567 को हुआ था। और जब यह आक्रमण हुआ था तब यहां पर उदय सिंह जी की ओर से कौन थे? जयमल जी मेड़तिया। और दूसरे साथ में कौन थे? तो पत्ता सिसोदिया। कहते हैं कि यहां पर जयमल जी मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में संपन्न हुई थी कौन सी प्रक्रिया? तो यह संपन्न होती है आपकी केसरिया। हम जानते हैं कि जब राजपूत केसरिया बाना धारण करके अंतिम युद्ध लड़ने के लिए निकलता था तब इस प्रक्रिया को केसरिया कहा जाता था। मतलब चित्तौड़ का जो शाखा होने जा रहा है जहां पर जयमल जी और पत्ता के नेतृत्व में तो केसरिया संपन्न हुआ, पत्ता की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में यहां पर जौहर संपन्न हुआ, और जब दोनों प्रक्रियाएं एक साथ संपन्न हुई तब इसे कहा जाएगा शाखा। और यह कहलाता है मेवाड़ का, यह कहलाता है मेवाड़ का तीसरा शाखा। दो शाखे ऑलरेडी मेवाड़ में हो चुके थे और तीसरा शाखा होता है 1568 में। सर डेट कितनी थी? तो डेट यहां पर फरवरी 1568 के लगभग की डेट आती है जब आपके चित्तौड़ का तीसरा शाखा संपन्न हुआ। मतलब मेवाड़ का तीसरा शाखा इसे हम कहते हैं। अगर हम शाखे की बात करेंगे सर कब हुआ था, तो फरवरी 1568 में, और 25 फरवरी 1568 के दिन अंतिम रूप से अकबर का चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार हो गया, जिस पर अकबर ने यहां फतवा पढ़वाया। और कहते हैं कि अकबर ने यहां पर जितने भी रहने वाले लोग थे उनका भीषण तरीके से नरसंहार करवाया था। और जो नरसंहार करवाया है इसी कारण इतिहास में आज भी अकबर का नाम कलंकित है। आप कह सकते हो कि अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग पर जो नरसंहार करवाया गया था उसके लिए इतिहास में आज भी अकबर का नाम कलंकित है। और बताते हैं कि हमारे जो अकबर थे इस विजय के पश्चात कहीं न कहीं यहां के जो वीर थे उन वीरों की प्रशंसा में दो काम किए हैं। पहला काम तो यह किया कि इन्होंने आपके जो चित्तौड़ के तीसरे शाखे में शहीद हमारे जयमल जी और कल्ला थे, या जो साथ में पत्ता सिसोदिया हैं आपके, तो जयमल और पत्ता की दो गजारूढ़ पाषाण की मूर्तियां बनवाई थी। और ये मूर्तियां कहां पर लगवाई थी? तो ये मूर्तियां लगवाई जाती है आपके आगरा फोर्ट पे। यानी कि अकबर ने अपने शत्रुओं की प्रशंसा करते हुए आगरा के किले पर इनकी मूर्तियां लगवाई थी। और दूसरा काम कौन सा किया था सर? तो दूसरा काम यह करता है कि जब महाराणा प्रताप का राज्यारोहण हुआ और अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण करवाने की योजना बनाई, लेकिन मेवाड़ पर सीधा आक्रमण नहीं करके 4 दूत मेवाड़ भेजे थे। मतलब ये जो अकबर का शाखा करवाया गया था चित्तौड़ दुर्ग पे तीसरा वाला, और 1568 में जो अकबर ने चित्तौड़ को जीता था, फिर उसके बाद जो नरसंहार करवाया था उसी नरसंहार को छुपाने के लिए या उस कमी को पूरा करने के लिए एक तो जयमल और दूसरे आपके पत्ता की मूर्तियां लगवाई गई, और दूसरा महाराणा पर सीधा आक्रमण नहीं करके बाद में 4 दूत भेजे गए और फिर आक्रमण करवाया गया। तो दो चीजें हमें देखने को मिलती है जिसकी चर्चा हम महाराणा प्रताप में आराम से करेंगे। अभी बात आती है कि सर ठीक है, हमारे महाराणा उदय सिंह जी जो थे इनका क्या हुआ? बताते हैं कि महाराणा उदय सिंह जी आपके इस 68 के शाखे से पूर्व ही यहां पर आपके वर्तमान जो कह सकते हैं उदयपुर शहर है इसकी स्थापना करते हैं। और उदयपुर शहर की स्थापना के पीछे भी एक कहानी बताई जाती है। कहते हैं कि महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे अमर सिंह जी, इन अमर सिंह जी का जन्म हुआ था 1559 में। और जब 1559 में जन्म हुआ था तो उसी उपलक्ष्य में महाराणा उदय सिंह जी ने उदयपुर शहर की नींव रखी थी धूनी नामक स्थान पर, और उदय सागर झील का निर्माण करवाया था। आगे आते हैं कि राणा उदय सिंह जी की सर मृत्यु कैसे हुई थी? तो हमारे राणा उदय सिंह जी की जो मृत्यु है वो होती है 28 फरवरी 1572 के दिन। कहां पे हुई थी? ये मृत्यु होती है गोगुंदा में। गोगुंदा, जहां बाद में महाराणा प्रताप का राजतिलक भी होगा। महाराणा उदय सिंह जी की मृत्यु हो जाती है गोगुंदा में 28 फरवरी 1572 के दिन। उस दिन होली का दिन था और होली की ओख हमारे राणाओं में पड़ गई। तब महाराणा प्रताप बाद में अड़ीगा उत्सव का आयोजन करेंगे या शिकार का आयोजन करके इस ओख को मिटाएंगे, जिसकी चर्चा भी महाराणा प्रताप में करेंगे हम। राणा उदय सिंह की 8 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? तो ये गोगुंदा में स्थित है। आगे चलें कि राणा उदय सिंह की 8 खंभों की छतरी उदयपुर में स्थित है। और हमारे जो राणा उदय सिंह जी थे, इन उदय सिंह जी की सर कोई संतानें भी थी क्या? बड़ी प्रसिद्ध वाली संतानें हैं।
एक तो हम जानते हैं महाराणा प्रताप, लेकिन इसके अतिरिक्त भी और संतानें थी। जैसे पहले पहले थे हमारे महाराणा प्रताप सिंह जी, और महाराणा प्रताप सिंह जी किसकी संतान थे? तो मैं बता चुका हूं, ये जयवंताबाई की संतान थे, जो कि पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। दूसरे कौन थे सर? तो दूसरे आते हैं जगमाल जी। और जगमाल कौन था? तो ये था धीरबाई रानी भटियाणी के पुत्र, जिन्हें बाद में उत्तराधिकारी भी घोषित किया जाता है, लेकिन मेवाड़ के सामंतों के नहीं चाहने के कारण जगमाल कभी शासक नहीं बन पाया। और आगे चले थोड़ा, तो तीसरे इनके पुत्र हैं कौन? शक्ति सिंह जी। और शक्ति सिंह कौन है? तो ये हैं सज्जाबाई सोलंकी के पुत्र, जो कि बाद में अकबर के नेतृत्व में कह सकते हैं कि हल्दी घाटी के मैदान में देखे जाते हैं, जैसा कि बदायूनी कहता है। और आगे चले तो यहां पे आपको एक पुत्र और मिलेगा, सगर। और ये वही सगर है जो कि बाद में जहांगीर के टाइम पे मेवाड़ अभियानों पर देखा जाता है। तो हमारे महाराणा उदय सिंह जी, जिनके कई सारे प्रमुख कार्यों की चर्चा हमने करी है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक और नए शासक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।